सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का सुविचार यानी थॉट ऑफ द डे है, मौन और आत्मनियंत्रण ही अहिंसा है। साइलेंस एंड सेल्फ कंट्रोल इज़ नॉन वायलेंस। इस विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी वाणी या कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चों, अगर हम खुद पर नियंत्रण नहीं रखते और दूसरों से उलझते हैं, झगड़ा करते हैं या फिर उन्हें कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो हम स्वयं की छवि को खराब करते हैं, क्योंकि हिंसा मानव जाति का धर्म नहीं है। अतः बच्चों, हमें जियो और जीने दो के संदेश पर कायम रहना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। आज का शब्द डायलॉग, DIALOGUE, डायलॉग, संवाद, बातचीत। आइए बच्चों, इसको इस तरह से समझते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच क्लास में संवाद हो रहा है। देयर इज डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, आज की पहेली लेकर मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहेली है, परत परत पर जमा हुआ है बस इसका ही ज्ञान, बस्ता खोलोगे तो इसको चाहोगे तुम पहचान। सोचो सोचो ये क्या है? चलो ठीक, मैं ही बता देती हूँ। इसका उत्तर है किताब। किताब ज्ञान का भंडार, ज्ञान का सागर होती है। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा जैन आज के इतिहास के साथ। आज ही के दिन सन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में, जो कि आजकल अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी है,
भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। 30 अक्टूबर सन 1971 में आज ही के दिन जाने माने वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल साराभाई का त्रिवेंद्रम में निधन हुआ था। ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। सन 1966 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का विशेष। विक्रम अम्बालाल साराभाई ये भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं 40 संस्थान खोले। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। इसके साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे वस्त्र, आणविक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य अनेक क्षेत्रों में भी बराबर का योगदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी में। प्रश्न 1, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न 2, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर है नील नदी। प्रश्न 3, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर है आरावली पर्वतमाला। अंतिम प्रश्न, गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। धन्यवाद। नमस्कार, शुरू करते हैं आज की कविता। 1 2 3 4 आज शनि है कल इतवार, 5 6 7 8 याद करूं मैं अपना पाठ, इसके आगे 9 और 10 गिनती हो गई पूरी बस। नमस्कार, आज की बाल कहानी सफल जीवन की सच्ची सीख। गुरुजी बहुश्रुति के आश्रम में 3 शिष्य शिक्षा पूर्ण कर घर जाना चाहते थे। गुरुजी ने उनसे परीक्षा के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा। 7वें दिन तीनों फिर आचार्य जी की ओर चल पड़े। कुटिया के द्वार पर कांटे बिखरे हुए थे। बचते बचाते हुए भी तीनों के पैरों में कांटे चुभ गए। पहले शिष्य ने अपने हाथ से कांटे निकाले और कुटिया में पहुंच गया। दूसरा सोच विचार में एक और बैठ गया। तीसरे ने आओ देखा ना ताओ देखा, झट से झाड़ू उठाई और कुटिया के द्वार पर बिखरे सभी कांटों को साफ कर दिया। गुरुजी ने पहले और दूसरे को आश्रम में रखकर तीसरे को विदा करते हुए कहा कि तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। साथ ही कहा कि जब तक शिक्षण आचरण में नहीं उतर जाता तब तक वे अधूरा है। आज के शिक्षक शिक्षार्थी के लिए इस प्रसंग में बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। प्रयाशाला में आधा अधूरा पाठ्यक्रम समाप्त कर शिक्षार्थी को परीक्षा का सुपात्र मान लेते हैं। अधकचरे ज्ञान के बल पर अनुत्तरदायी परीक्षकों के सौजन्य से बहुत से विद्यार्थी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेते हैं, पर वे जीवन की परीक्षा में असफल ही होते हैं। चुनौतियों के आगे धराशायी हो जाते हैं। आज की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। आशा है ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।
सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है ग्रामीण भारत का सृजन। आप अक्सर खबरों में सुनते होंगे कि कोई देश विदेश से बहुत अच्छी जॉब छोड़कर अपने गांव आ गया और यहां आकर उसने नई तकनीकी से खेती शुरू की। कोई रेस्टोरेंट खोल लिया, कोई स्कूल खोल लिया, कोई कोचिंग पढ़ाने लगा, कोई नया उत्पाद बना रहा है, कोई नई संस्था चलाने लगा। जबकि उसी गांव के सामान्य निवासियों को उसी स्थान पर ऐसा कुछ करने लायक कोई स्कोप नहीं दिखता जहां पर बाहर से कोई आकर एक नई शुरुआत कर देता है। फर्क सिर्फ विजन का है और वो विजन पैदा होता है उचित शिक्षा से, उचित मार्गदर्शन से और स्किल डेवलपमेंट से। हमारा असली देश गांव में बसता है, लेकिन वो शहर की तरफ पलायन कर रहा है, जिसकी दो ही वजह हैं। एक तो उसे अपनी रोजी की व्यवस्था करनी है और दूसरी उसे शहर की बेहतर सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, यातायात, बिजली आदि चाहिए। मैंने अनुभव किया है कि गांव का हर एक जागरूक आदमी जो अपने और परिवार के भरण पोषण में सक्षम होता है, वो अपने बच्चे की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए शहर जाने पर मजबूर होता है। उसके बच्चे शहर में कमरा किराए पर लेकर पढ़ाई करना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे वो आगे निकल जाते हैं और उनका गांव हमेशा के लिए पीछे छूट जाता है। ये तो है उनकी बात जो जागरूक और सक्षम है। शेष औसत दर्जे की शिक्षा ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि ना ही उन्हें कोई सही रास्ता बताने वाला होता है, ना ही पैसे देने वाला। यही छात्र आगे चलकर बेरोजगार की श्रेणी में खुद को खड़ा पाते हैं, क्योंकि इनके पास डिग्री तो होती है लेकिन अपेक्षित कार्य कुशलता नहीं होती। उचित शिक्षा और मार्गदर्शन के अभाव में देश की ना जाने कितनी प्रतिभा और मैन पावर यूं ही बेकार होती जा रही है। जहां चीन जैसे देशों में इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और गैजेट निर्माण का कार्य वहां के कुटीर उद्योगों में शामिल है, वहीं भारत में अभी तक सिर्फ रेडीमेड चीजों की खरीद बिक्री को ही रोजगार समझा जाता है। यहाँ के कुटीर उद्योगों से आज भी आधुनिक निर्माण कार्य कोसों दूर है। ग्रामीणों को बेसिक शिक्षा का महत्व बताने के लिए आवश्यक है कि बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें गांव परिवेश में ही रोजगार मिले, पर फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब उन्हें अब प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगा कि शिक्षा से रोजगार मिलता है तो वह स्वतः शिक्षा की ओर उन्मुख होंगे और तब सर्व शिक्षा अभियान के नारों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हो अगर ग्रामीण परिवेश में ही बुनियादी और उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। शिक्षा को सिर्फ खाना पूर्ति न मानकर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए। क्या हो कि एक आम ग्रामीण को सिर्फ अच्छी शिक्षा पाने के लिए शहर की ओर पलायन न करना पड़े। क्या हो कि शिक्षा और रोजगार का एक प्रॉपर चैनल हो और उसकी शुरुआत गांव से हो। हमारे गांव रिसोर्सफुल हैं, यहाँ प्रतिभाएं हैं, मैन पावर है, मौके हैं, क्यों ना इन्हें ही विकसित किया जाए। उम्मीद है आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। हमारे गांव में निवास करने वाली आम जनता निर्माण कार्य से जुड़ेगी, उनका शहरों की ओर पलायन रुकेगा। हमारे देश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। एक शिक्षक के रूप में हम सब इसके भागीदार बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़ा हुआ लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर ERAC की गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M415 अर्थात 415 के बारे में, जिसका विषय है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां कक्षा शिक्षण में करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपने शिक्षण में करा सकते हैं। जैसा कि आज का लर्निंग आउटकम आप देख रहे हैं कि इसमें कैलेंडर का प्रयोग है। कल जब हम बात कर रहे थे तो सेकंड, मिनट और घंटे की हमने बात की थी और बात 24 घंटे को मिलाकर एक दिन की थी। आज हम बात करने के लिए हमारे पास एक कैलेंडर होना चाहिए। इस कैलेंडर को दिखाते हुए छात्रों के साथ बात करें और उनसे कुछ सवाल करें, जैसे माह जनवरी में कुल कितने दिन आपको दिख रहे हैं। जो भी उत्तर छात्र देंगे ये प्रश्न अलग अलग छात्रों से करें। कैलेंडर में कितने प्रकार के दिन दिख रहे हैं, ये पूछते वक्त उन्हें ये अवश्य बता दें कि दिनों के प्रकार, जो ऊपर दिन लिखे होते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वो दिनों के प्रकार होंगे। बच्चों से पूछें आपका हैप्पी बर्थडे कब होता है, अर्थात किस महीने में किस तारीख को होता है। आपके स्कूल की गर्मी की छुट्टियां कब होती हैं। जब इन प्रश्नों को कर रहे हैं तो छात्र जो भी उत्तर दे रहे हैं उसे कैलेंडर में अवश्य दिखाएं और कैलेंडर में दिखाते हुए बोर्ड पर अवश्य लिखें और यह स्पष्ट करें कि 24 घंटे यही तो एक दिन है। जब 24 घंटे का एक दिन है तो 7 दिनों का कुल मिलाकर एक सप्ताह होता है और 30 या 31 दिन
या लगभग 4 सप्ताह को मिलाकर 1 माह होता है और 12 माह मिलाकर पूरा 1 वर्ष होता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करते समय छात्रों को यह भी स्पष्ट करें कि दिनों के नाम क्या क्या होते हैं और माह के नाम क्या क्या होते हैं। वर्ष में जो 12 माह होते हैं उनके क्या नाम हैं और सप्ताह के 7 दिनों के नाम क्या हैं। जब आप ये सब गतिविधियां करा रहे होंगे तो छात्रों की समझ बेहतर करने के लिए अलग अलग छात्रों के साथ अलग अलग प्रश्नों का प्रयोग करें। जब बार बार इस चीज़ को दोहराया जाएगा तो छात्रों की समझ बहुत स्पष्ट तरीके से बन पाएगी। याद रहे, रोचकता बनाए रखनी है और उसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। छात्र जो भी कह रहे हो उनकी बात को पूरी गंभीरता के साथ सुने और उनको लगना चाहिए कि आप उनके साथ हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।